1972 एक देश में इंडियंस के लिए एक आदेश जारी हुआ कि खून चूसने वाले इन खटमलों को देश से बाहर निकाल दो। यह आदेश एक भगवान का था जिसकी वजह से रातों रात 90,000 इंडियंस को अपना देश छोड़ना पड़ा था। सवाल यह है कि ये कौन सा भगवान था जिसे भारतीयों से इतनी नफरत थी और हमारे देश की सरकार इन लोगों को भारत लाने से मना क्यों कर रही थी, और ये देश कौन सा था जहां पर इतने सारे इंडियंस इतने सालों से एक साथ रह रहे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा से, जहां पर एशिया के लोगों का बोलबाला था। यहाँ इंडियंस की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि सड़कों तक के नाम इंडिया के लोगों के नाम पर रखे गए थे। ये लोग युगांडा के लोगों से कोई मतलब नहीं रखते थे, इनके अपने स्कूल और कॉलेज थे और ये बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते थे। कुल मिलाकर ये इंडियंस यहाँ के अंबानी और अडानी थे और यही वजह थी कि युगांडा के लोकल लोग इन विदेशी लोगों से काफी जलते थे। अब सवाल ये आता है कि ये इंडियंस यहाँ पर पहुंचे कैसे, लेकिन इस सवाल पर जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि वो भगवान कौन था जिसने इंडियंस के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी। इस भगवान का नाम था ईदी अमीन और ये युगांडा का सबसे सनकी तानाशाह था। एक कुक की जॉब से देश का सबसे बड़ा मिलिट्री लीडर बनने वाला ईदी अमीन किसी पर भी रहम नहीं करता था। कुछ रिपोर्ट से कंफर्म करती हैं कि ईदी अमीन आदमखोर था। उसके बारे में कई कहानियां पॉपुलर थी, जैसे कि वो हथौड़े से लोगों का सिर फोड़ दिया करता था। कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि उसके घर से डीप फ्रीजर में कई सारे लोगों के सिर मिले थे। युगांडा की मेडिकल कम्युनिटी में यह बात बहुत पॉपुलर थी कि उनके यहाँ के मुर्दा घरों की जो बॉडीज थी उनसे कई बॉडी पार्ट्स गायब मिलते थे, जैसे कि लीवर और किडनी। अमीन में इतनी सनक थी कि वो मर गए लोगों की बॉडीज के साथ सोता था। यहाँ तक कि जब उसने इस देश को छोड़ा तो कई सारे मुर्दा घर मिले जहां पर हजारों की संख्या में लोगों को दफनाया गया था। एक कुक से एक प्रेसिडेंट बनने तक का अमीन का सफर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इंडियंस इस देश में आए कैसे। युगांडा में इंडियंस को लाने वाले वही लोग थे जो इंडिया को लूट रहे थे। जी हाँ, युगांडा और इंडिया के बीच का कॉमन लिंक था इंग्लैंड। जब दुनिया 19वीं से 20वीं शताब्दी में जा रही थी तब इंग्लैंड ने कई देशों को अपना गुलाम बना लिया था। इन देशों में एशिया के साथ साथ अफ्रीका के भी कई देश थे और इन्हीं देशों में एक देश था युगांडा। साल 1895 तक इंडिया में रेलवे काफी हद तक डेवलप हो चुका था और इंग्लैंड अब युगांडा में भी रेलवे को डेवलप करना चाहता था। और इसी साल कराची के अली भाई जीवन जी को युगांडा में इंडियन लेबरर्स को रिक्रूट करने का ठेका दिया गया। अली भाई सबसे पहले 350 लोगों को यहाँ पर लेकर आए। धीरे धीरे एक संख्या बढ़ती गई और 6 साल बाद जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तब यहाँ पर इंडियंस की संख्या बढ़कर 32,000 हो गई थी। अब जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो कई सारे इंडियंस वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी थे जिन्होंने युगांडा में रुकना ज्यादा बेहतर समझा। इन रुकने वाले इंडियंस ने यहाँ पर खूब तरक्की की। आलम यह था कि 1960 आते आते 1% इंडियंस के पास 40% युगांडा की प्रॉपर्टी हो गई थी। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरह का कुछ सीन बनेगा तो यहाँ के लोकल लोग इन इंडियंस से नफरत करने लगेंगे और ठीक यही हुआ, क्योंकि वो अपने ही घर में गरीब थे और उनके यहाँ पर रहने वाले विदेशी लोग लगातार अमीर होते जा रहे थे। और नफरत की ये कहानी 1962 में तब बदल गई जब युगांडा को अंग्रेजों ने इंडिया की तरह ही आजाद कर दिया और इन आजाद लोगों में से एक नया इंसान बाहर निकल कर आया जिसे पहले तो लोगों ने भगवान कहा और बाद में उसे कसाई का दर्जा दे दिया। एक हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन जो ब्रिटिश आर्मी में जवानों के लिए खाना बनाता था। जब लड़ाई में भेजा गया तो इसे ऑफिसर रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। इस इंसान का नाम था ईदी अमीन डाडा, जिसके हाथों कई मासूम लोगों का खून निखा हुआ था। 1962 में जब युगांडा आजाद हुआ तो ईदी अमीन पर कई आरोप लगे, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे ने इन्हें माफ कर दिया और आर्मी का कैप्टन बना दिया। अगले 8 सालों में ईदी अमीन ने अपनी पावर्स को कई गुना बढ़ा लिया था और 1970 में उसे तीनों सेनाओं का कमांडर बना दिया गया। इसके बाद इसने इतना करप्शन किया कि सरकार खुद ईदी अमीन को हटाने के लिए सोचने लगी, लेकिन जब तक सरकार ये कुछ कर पाती तब तक इसने खुद ही सरकार का तख्ता पलट कर दिया। 25 जनवरी सन 1971 को वो युगांडा का राष्ट्रपति बन गया। उसने अपने आप को समुद्र की सारी मछलियों और धरती के सारे जीवों का मालिक बताया, यहाँ तक कि वो खुद को युगांडा में ब्रिटिश एम्पायर का मालिक कह रहा था। जिस समय युगांडा में ये सब चल रहा था उस समय दुनिया अमेरिका और रूस में बटी हुई थी और ईदी अमीन ने जिस सरकार को गिराया था वो रशिया को सपोर्ट करती थी। अब जाहिर सी बात है कि उसकी नजदीकियां रूस के दुश्मन अमेरिका और ब्रिटेन से होने लगी। इन देशों ने उसे खूब सपोर्ट किया और इसका रिजल्ट ये निकला कि युगांडा में अब एक नया हिटलर पैदा हो गया था। इसने अपने लोगों का सपोर्ट पाने के लिए ठीक वही काम किया जो हिटलर ने जर्मनी में किया था। ईदी अमीन के आने से पहले केन्या के लोगों को यहाँ से भगाया जा चुका था और अब ईदी को एक ऐसे दुश्मन की तलाश थी जिससे वो लोगों का सपोर्ट पा सके, और ये दुश्मन थे इंडियंस। इंडिया के वो लोग जो पिछले 90 सालों से इस देश में रह रहे थे, यहाँ की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, उन्हें ईदी अमीन ने अपना दुश्मन बताना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे यहूदियों के खिलाफ जर्मनी में हिटलर ने किया था।
जर्मनी की तरह युगांडा में इंडियंस के खिलाफ एक लहर थी। इस लहर का ईदी अमीन ने फायदा उठाया और लोगों को इंडियंस के खिलाफ कर दिया। इन सब का रिजल्ट वही निकला जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। इंडियंस को खून चूसने वाला खटमल बताकर देश से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें सिर्फ 90 दिनों का समय दिया गया और कहा गया कि उन्हें सिर्फ 50 पाउंड देकर भगा दिया जाएगा। उसने ऐलान किया कि एशिया के लोगों ने हमें गाय समझ रखा है। वो दूध को दूहना तो चाहते हैं लेकिन गाय को चारा नहीं देना चाहते। इस बात से साबित हो गया कि ईदी अमीन के मन में भारतीयों के प्रति काफी नफरत थी। देश भर में कई सारी अफवाहें फैली हुई थी और इस बीच में एक ऑर्डर आया कि एशिया के सभी लोगों की प्रॉपर्टी हथिया ली जाएगी और सिर्फ 55 पाउंड देकर उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस काम के लिए उन्हें सिर्फ 90 दिनों का समय दिया गया और 9 दिसंबर 1972 एक डेडलाइन तय की गई जब इन सभी लोगों को देश से बाहर निकालना था। पहले तो सभी को लगा कि ये बस ईदी अमीन की बयानबाजी है, लेकिन जब सेना सचमुच घरों पर कब्जा करने लगी तब सबको लगा कि इस बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। इस मुश्किल समय में इंडियंस ने अपने पुराने देश भारत की तरफ देखा, लेकिन भारत उस समय इन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाया। सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये वही टाइम था जब इंदिरा गांधी सरकार ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था और उस टाइम पर इंडिया में बांग्लादेश से आए लोग बड़ा चैलेंज थे और यही वजह थी कि युगांडा के इन इंडियंस को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बड़ी सीरियसनेस नहीं दिखाई। भारत सरकार ने युगांडा में एक डेलीगेशन तो भेजा, लेकिन वो डेलीगेशन सिर्फ 10,000 लोगों को ही वापस ला पाया। यानी कि अभी कई ऐसे इंडियंस थे जो युगांडा में फंसे हुए थे। 1971-72 में हुए इस कांड की वजह से ही आज युगांडा के लोग इंडिया को काफी कोसते हैं कि एक मुश्किल समय में उनकी कोई मदद नहीं की गई। अब सवाल ये आता है कि युगांडा में जो इंडियंस फंसे हुए थे वो आखिर गए कहां और उनका क्या हुआ। और इसके साथ ही एक सवाल ये आता है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी वहां पर बनाई थी उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ। सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि युगांडा में रह रहे इन इंडियंस के साथ क्या हुआ। जब अपने ही देश से इन्हें कोई मदद नहीं मिली तो ये लोग कनाडा और ब्रिटेन चले गए और इन देशों में भी इनका खूब विरोध किया गया, जिसकी बड़ी वजह थी ईदी अमीन। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ के माहौल में खुद को ढाल लिया और ठीक वैसे ही तरक्की की जैसे वो युगांडा में कर रहे थे। आज इंग्लैंड के लेस्टर शहर में कई ऐसे इंडियंस रह रहे हैं जो युगांडा से यहाँ पर आए थे। अब इस सवाल पर आते हैं कि इंडियंस की प्रॉपर्टी का क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब आर्मी ने इन लोगों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया तो आर्मी के ही कई अफसर्स ने इन प्रॉपर्टीज पर अपना हक जमाया और आगे चलकर ये सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टीज तबाह हो गई, क्योंकि इन लोगों को बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं। और जाहिर सी बात है, जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप एक बड़े लेवल पर अपने प्रोडक्शन को चला नहीं पाएंगे। ये तो हो गई इंडियंस और उनकी समस्याओं की बात। अब इस पर आते हैं कि ईदी अमीन का क्या हुआ और जिस देश में वो तानाशाही कर रहा था उस देश के साथ आगे चलकर क्या हुआ। कहते हैं तानाशाहों की तानाशाही उनसे कुछ ऐसे काम भी करा देती है जो उन्हें बर्बाद करने पर तुल जाती है। ईदी अमीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में अपना सपोर्ट बनाने के लिए उसने तंजानिया पर हमला कर दिया। शुरुआत में मिली जीत में उसने तंजानिया के कगेरा पर कब्जा कर लिया था और यही उसके लिए एक ड्रॉबैक साबित हुआ। साल 1979 में तंजानिया की सेना ने और युगांडा से निकाले गए लोगों की सेना ने मिलकर इन पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले का इनके पास कोई जवाब नहीं था और ईदी अमीन को युगांडा छोड़कर भागना पड़ा। ईदी अमीन अपने देश से भागकर सऊदी अरब चला गया, जहां वो 24 सालों तक रहा। साल 2003 में उसकी मौत किडनी फेलियर से हो गई। अपने आखिरी समय में ईदी अमीन को अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं था। जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने उससे एक बार पूछा कि क्या आपको अपनी हरकतों पर कोई पछतावा है, तो उसने बोला कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया। जब उससे एक बार यह पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं कि दुनिया उन्हें किस तरह से याद रखे, तो उसने कहा सिर्फ एक महान एथलीट, यानी कि वो अपने एक डार्क चैप्टर को भुला देना चाहता था। यहाँ पर एक सवाल ये उठकर आता है कि किसी भी देश में जब दूसरे देश के लोग जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो लोग वहां की लोकल पॉपुलेशन से ज्यादा तरक्की कर लेते हैं। आप दुनिया के इतिहास में किसी भी माइग्रेंट कम्युनिटी को उठाकर देखिए, फिर चाहे वो इंडिया हो या फिर हिटलर के देश में रह रहे यहूदी हो, ये सारे तरक्की पसंद लोग थे जिन्होंने उन देशों में जाकर काफी तरक्की की। अगर आपको इस बारे में कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।